हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी एग्ज़ाम के लिए, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एन एटॉमिक न्यूक्लियस ए इज कंपोज्ड ऑफ 84 प्रोटॉन्स एंड 128 न्यूट्रॉन्स, है ना। तो क्या दे रखा है? तो दे रखा है कि एक एटॉमिक न्यूक्लियस है ए, है ना। ये एक एटॉमिक न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन यानी कि जेड का वैल्यू दे रखा है 84, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना। जेड को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर। तो ये किसके बराबर है? 84, है ना, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कितना दे रखा है? 128, है ना, 128। तो अगर हम यहां से ये देखें मास नंबर ये क्या हो जाएगा? n प्लस जेड, है ना, या n प्लस पी कहते हैं। तो यहाँ जेड लिखे हैं तो जेड ही कहें। तो n 128 और जेड है 84। कितना हो जाएगा? 8 और 4 हो जाएगा 12, कैरी हो जाएगा 1। 8 और 2 हो जाएगा 10, कैरी 1 और ये 1 और 1 1 2। तो 212 हो जाएगा। ठीक है, ये मास नंबर 212 हो जाएगा। तो कोई भी न्यूक्लियस को हम लोग जब लिखते हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर के टर्म्स में, तो कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे लिखा जाता है, जैसे हम लोग का एटॉमिक न्यूक्लियस ए है तो लिखा जाएगा ए, और यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा एटॉमिक नंबर, दिस इज 84, और यहाँ ऊपर लिखा जाएगा मास नंबर 212, है ना। जो भी मास नंबर आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड करके, है ना। ये 84 है एटॉमिक नंबर, ये नीचे लिख लिए, और मास नंबर यहाँ आ गया 212, ये ऊपर लिख लिया ना। एटॉमिक मास, मास नंबर ये ऊपर लिख लिए। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ये पहले क्लियर हो गया। अब यहाँ से है, इसका हो गया है अल्फा डीके, है ना, अल्फा पार्टिकल एमिट किया है तो अल्फा डीके हो गया है और बी न्यूक्लियस में बदल गया है। तो ये इसका हुआ क्या? इसका हुआ अल्फा डीके, है ना, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये बन गया है बी, है ना। ये क्या बन गया है? बी। क्या होता है अल्फा डीके में? अल्फा डीके में ये होता है कि दो मास नंबर, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल है डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, है ना, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। तो बेसिकली ये बाहर निकल गया, है ना। ये क्या हुआ? ये निकल गया है, ये निकल गया है। ये निकल गया है मतलब ये एटॉमिक नंबर, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, ये 2 से कम हो जाएगा। जो भी एटॉमिक न्यूक्लियस है उससे 2 से कम हो जाएगा, है ना, 2 से कम हो जाएगा। और ये जो मास नंबर है ऊपर 4, ये मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। तो यहाँ भी वही होगा। तो ये जो 84 है ये 2 से कम हो जाएगा, यानी कि 84 माइनस 2, और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा 212 माइनस 4। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी 82 और ये 208, है ना, 208, ये ऐसा बन जाएगा। ये थोड़ा मेरे ध्यान में आ रहा है कि ये बी थोड़ा लीड जैसा आ रहा है ना, लीड एलिमेंट का कुछ ऐसा ही होता है, 82 और 208, है ना, ऐसा ही कुछ होता है, याद आ रहा है थोड़ा हमको ध्यान भी। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो पूछा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस बी। तो यहाँ पूछा वैसे है, कंपोजिशन बताना है, मतलब जो पहले पहले क्वेश्चन में कंपोजिशन पूछा है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखा है, वैसे ही इसका कंपोजिशन पूछा है, इसका बी का। तो जेड तो हमको दिख गया यहाँ से, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, ये तो हमको बी का दिख गया, कितना है? 82। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कैसे आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? तो क्या करेंगे? ये मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर मिलके ही क्या होता है? मास नंबर। तो मास नंबर में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा 208 माइनस 82। तो ये आ जाएगा 6 2 और 1, है ना। तो ये इतना न्यूट्रॉन हो जाएगा और यही कंपोजिशन हो जाएगा बी का, 82 प्रोटॉन और 126 न्यूट्रॉन।
ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए पहला पहला क्वेश्चन हो गया, कंपोजिशन समझ में आ गया। अब आगे है न्यूक्लियस बी फर्दर, है ना, न्यूक्लियस बी फर्दर एमिट कर रहा है बीटा पार्टिकल और सी न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो सी का कंपोजिशन पूछा है। तो ये जो बी आया, बी क्या आया, ये आया बी, ये है ना, तो इसको लिखें इधर, ये बी आ गया 82 और 208। ये फर्दर इसका क्या हो गया, बीटा डीके, है ना, बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है और ये बन जाता है सी। बीटा पार्टिकल जब डीके होता है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, ये 208 ही रहेगा। लेकिन एटॉमिक नंबर जो है, ये एटॉमिक नंबर ये 1 यूनिट से बढ़ जाता है ना, ये एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, तो 1 यूनिट से बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 83। ठीक है, तो बीटा बीटा पार्टिकल में ये होता है, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट से बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कंपोजिशन सी का, सी का कंपोजिशन जेड हमको दिख रहा है 83 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना हो जाएगा 208 माइनस 83, तो ये हो जाएगा 125, 125 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन ये 83 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 125। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, ये था पहला और दूसरा क्वेश्चन का जवाब। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। नेम द डिवाइस यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज एट अ जनरेटिंग स्टेशन। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा, ये होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो जहाँ पे बिजली बन रही है, जहाँ जनरेट हो रहा है, जो जनरेटिंग स्टेशन है, वहां पे क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ता है ना, स्टेप अप करना पड़ता है, और फिर हमारे वो गांव कस्बों शहरों तक, हमारे घर तक आता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, स्टेप डाउन, क्योंकि उतना ज़्यादा वोल्टेज हम लोग ले नहीं सकते हैं ना। तो हमारे गली में, हमारे कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, उसको स्टेप डाउन करता है उतने वोल्टेज को, क्योंकि उतना वोल्टेज हमको चाहिए नहीं, है ना, हमको 220 चाहिए, तो उसको जो आ रहा है जनरेटिंग स्टेशन से उसको 220 पे लाना होगा, तो फिर उसको स्टेप डाउन भी करते हैं आगे। तो जनरेटिंग स्टेशन पे तो स्टेप अप करते हैं, लेकिन जब डोमेस्टिक सर्किट के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो स्टेप डाउन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये अगर थोड़ा जानना चाहते हो तो फिर स्टेप अप स्टेप डाउन ये पूरा समझाना पड़ेगा, अभी टाइम नहीं है इतना बात करने का, वो कभी डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे तो बात कर सकते हैं उस पर। थोड़ा बस हल्का सा बता देते हैं, क्योंकि आप पल्लव फिजिक्स प्लेटफॉर्म पे हो तो ऐसे आपको जाने देंगे नहीं, तो थोड़ा जरूर बताएंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, वो आपको आइडिया लग गया होगा, डिटेलिंग करने की मेरी आदत है ना। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्यों क्यों लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं इसको, तो क्या होता है कि जहाँ से पावर भेजा जा रहा है, वो जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है जहाँ से, है ना, जनरेटिंग स्टेशन से, वो पावर सप्लाई आपके घर तक आएगा तो काफ़ी लंबा दूरी तय करके आएगा, नहीं, वो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, है ना, वो जो पावर दिया जा रहा है, बिजली भेजी जा रही है, वो काफ़ी लंबा दूरी तय करके आएगा, तो उतना लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो रेजिस्टेंस भी काफ़ी कंसिडरेबली बढ़ जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पढ़ते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, है ना, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, या सिंपली ऐसे फिलहाल सोचें अभी कि उतना ज़्यादा लंबा दूरी तय करके आएगा तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बेसिकली बहुत डिटेल में बातें भी कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चलता है, करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चलना इतना आसान नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन की रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, सुगम नहीं है रास्ता, बड़ा ही क्या बोलते हैं उसको, घिसट घिसट के चलता है ना, घिसड़ घिसड़ के चलता है इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट मोशन होता है अंग्रेजी में उसको कहते हैं, ड्रिफ्ट मोशन, है ना। तो बड़ा ही हीटिंग इफेक्ट, ये हीट से बड़ा जनरेट होता है ना, फ्रिक्शन वगैरह, तो वो सब काफ़ी बात है। फिलहाल अभी आप इतना समझें कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, कंसिडरेबली, एकदम सब्सटेंशियल अमाउंट में, और रेजिस्टेंस उतना जनरेट होगा तो हम लोग जानते हैं H=I²RT, ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, तो पावर का लॉसेस होगा,
हमको पावर का लॉसेस नहीं चाहिए, है ना। पैसा लगता है बिजली बनाने में भाई, आधा बर्बाद हो जाए रास्ते में ही, आधा लॉस हो जाए नहीं। और आपने ये भी फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो ये पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। ये पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, पावर लॉस भी ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये करंट को, है ना, ये जो करंट है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। इसको मिनिमाइज करना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, इस करंट को बहुत कम कर दे रहे हैं ताकि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे पावर लॉस ज़्यादा ना हो। तो करंट को मिनिमाइज करने के लिए टू मिनिमाइज करंट क्या करते हैं, वोल्टेज को ही थोड़ा बढ़ा लेते हैं, है ना। वोल्टेज को ही थोड़ा बढ़ा लेते हैं। वोल्टेज बढ़ा लेने से करंट कम हो जाता है। तो वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बढ़ेगा, है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज थोड़ा बढ़ा देता है। तो ये कारण है। बहुत बात करने की कोशिश की, बहुत बात नहीं कर सकते, अभी टाइम की कमी है। बात करेंगे स्टेप अप स्टेप डाउन, डिटेल में बात किया जाएगा इस पे, है ना। मौका मिला तो कर देंगे एग्जाम के पहले, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी स्टेप अप समझना है आपको। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ा देता है और स्टेप डाउन वोल्टेज घटा देता है। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इज एसी सप्लाइड टू रेसिडेंशियल हाउसेस। तो ये तो इंडिया में तो फिलहाल 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है ना। वो जो एसी आता है हम लोग के पास, है ना। आप सोचते हैं कि ये एसी आ रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी की बात की होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, वो बेसिकली वो साइनोसॉइडल वेव जैसा होता है ना। ये साइनोसॉइडल होता है ये अल्टरनेटिंग करंट, है ना। लगातार बदल रहा होता है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट। अब ये एसी की बात करनी होगी डिटेल में तो बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो ये वेव वगैरह, ये साइनोसॉइडल कर्व बनता है, तो इसलिए थोड़ा ये फ्रीक्वेंसी की बात आती है यहाँ पे, है ना। बात एसी की जाएगी, एसी में की जाएगी इसकी। अभी क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, एग्जाम का टाइम है। नेम द वायर इन अ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट टू विच स्विच इज कनेक्टेड। स्विच किससे लगा होता है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा बात करेंगे। स्विच किससे कनेक्ट होता है, तो बेसिकली 3 वायर होता है, लाइव वायर नहीं, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर, है ना। न्यूट्रल वायर, 3 तरह का वायर होता है। तो करंट बह सके उसके लिए क्या होना चाहिए, एक सर्किट होना चाहिए क्लोज, है ना। करंट बह सके उसके लिए क्या होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए। करंट तभी फ्लो करता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। क्लोज सर्किट होना चाहिए, तभी तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है, तभी करंट फ्लो होगा। तो क्लोज सर्किट ये बनाता है, आप देखिएगा कि आप जब सड़क से लाइट लेते हो अपने घर के लिए, वो जो ट्रांसमिशन लाइन गुजरा है उससे आप जो लाइट खींचते हो, तो उससे हमेशा 2 वायर खींचते होगे नहीं। एक लाइव आता है, एक रेड वाला, एक न्यूट्रल आता है ब्लैक वाला, है ना। लाइव से करंट आता है, घर के सारे अप्लायंसेस को जलाता है, रोशन करता है, और फिर न्यूट्रल वायर से वापस चले जाता है। तभी तो एक क्लोज सर्किट बनेगा, है ना, तभी एक क्लोज सर्किट बनेगा, ठीक है। तो लाइव से आया, ये कैसे पहचानते हैं आप, ये रेड इंसुलेशन होता है इसके कवरिंग पे, और न्यूट्रल पे जनरली ब्लैक इंसुलेशन होता है ना। अब पता नहीं, शायद बहुत कलर कोड भी अब चेंज हुआ है, लेकिन ठीक है। ये रेड इंसुलेशन होता है और ये ब्लैक इंसुलेशन होता है न्यूट्रल में, और ये अर्थ में होता है ग्रीन इंसुलेशन, है ना, ग्रीन इंसुलेशन। तो रेड से लाइट आता है और ये न्यूट्रल, ये ब्लैक से चले जाता है, क्लोज सर्किट बनता है, तभी करंट फ्लो होता है, ठीक है। अर्थ वायर क्या है, अर्थ वायर ये ग्रीन कलर का अर्थ वायर बेसिकली यूज करते हैं कि वो जो आप सॉकेट्स में लगाते हो ना, वो चार्जर वगैरह, चार्जर और भी जो भी लगाते हो, तो आप देखना कि वो चार्जर तो 2 पिन होता है, जो भी 3 पिन है ना, जो 3 पिन वाला आपका अप्लायंसेस है, इसमें 3 पिन है, उसमें सबसे ऊपर वाला पिन वो देखना, है ना, वो लॉन्गर बना होता है थोड़ा, है ना, वो थोड़ा लंबा होता है बाकी 2 पिन से, थोड़ा लंबा होगा। 3 पिन वाले सॉकेट में देखिएगा, जो आप लगाते हो कभी भी, उसमें कोई भी 3 पिन वाला चीज, जैसे आयरन हो गया, है ना, तो उसका देखना एक पिन, है ना, 2 पिन ऐसे ऐसे होगा और एक पिन ऐसे होगा, जो ये वाला तीसरा पिन, ये थोड़ा लेंदी होगा, ये लॉन्गर होगा, है ना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये अर्थ कनेक्शन पहले हो जाए, है ना, अर्थ कनेक्शन पहले हो जाए, सेफ्टी पहले हो जाए,
सिक्योरिटी पहले मिल जाए ना, सेफ्टी के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई अर्थ पिन्स आर मेड लॉन्गर, तो इसी के लिए कि अर्थ कनेक्शन पहले हो जाए, है ना। कोई झटका वटका अगर लगना है तो वो लगे ना, क्योंकि कनेक्शन अर्थड कर दिए हैं पहले, है ना। सेफ हो जाए पहले, मामला सेफ पहले हो जाए, है ना, क्योंकि लाइव वगैरह से करंट आ रहा है, तो पहले अर्थ पिन वाला सेफ्टी हो जाए, इसीलिए ये ऐसा किया जाता है, अर्थ पिन को लॉन्गर बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब तो बात ठीक है। हमको ये जानना था कि, हमको जानना क्या था, ये हम भटक गया फिर से। तो हमको जानना है कि कौन से, नेम द वायर इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट टू विच स्विच इज कनेक्टेड। स्विच किससे कनेक्टेड होता है, तो स्विच किससे कनेक्टेड होता है, तो स्विच जो है, ये स्विच जो है, ये कनेक्टेड होता है लाइव वायर से, क्यों ना हो, है ना। लाइव वायर से क्यों ना कनेक्टेड हो, क्योंकि लाइव वायर से ही तो करंट आ रहा है, लाइव वायर के थ्रू ही तो करंट आ रहा है ना। इसको आप बेस, और स्विच से क्या करते हो आप, ऑन ऑफ करते हो, है ना, ये क्या करते हो, ऑन ऑफ। तो इससे नहीं कनेक्ट होगा तो किससे कनेक्ट होगा, आप ही बताइए। जैसे आप ऐसे समझें कि घर में आपके पानी आता है ना, ये मेरा एग्जाम्पल, कॉपीराइट। हाँ, घर में जो पानी आता है, आप नलके नलके को यूज करते हो नहीं। घर में पानी आता है ना, नल का बन जा भाई किसी तरह। ठीक है, घर में जो पानी आता है, आप नलके नलके को यूज करते हो, है ना, नलके को यूज करते हो। और ये फॉसेट, है ना, नल कह लो, टैप कह लो, फॉसेट कह लो, जो भी अंग्रेजी झाड़ना है झाड़ लो यार। ठीक है, तो ये टैप जब घुमाते हो तो क्या होता है, पानी आने लगता है नीचे, है ना, पानी आने लगता है। और टैप जैसे बंद करते हो तो पानी आना बंद, है ना, टैप बंद पानी बंद। तो क्या कर रहा है, टैप उस वाटर के इनकमिंग को, और हाँ, वाटर के इनकमिंग को पाइप से रेगुलेट कर रहा है कि नहीं। टैप आप घुमाए, ऑन किए तो पानी आएगा, टैप बंद पानी बंद, है ना। बिल्कुल वही काम यहाँ पे है, लाइव वायर से करंट आ रहा है ना। अब जैसे स्विच लगा हुआ है, आप स्विच ऑन करते हो तो आपका बल्ब जल गया, फैन चल गया, एसी चल गया, टीवी चल गया, है ना, कूलर चल गया, जो भी है। जैसे स्विच ऑफ किए तो वो सारा अप्लायंसेस जो भी है बंद हो जाता है। तो क्यों बंद हो जाता है, तो वो जो लाइव वायर से करंट आ रहा है, ऑन करते हो तो करंट को आप उस अप्लायंसेस तक पहुंचने दे रहे हो, ऑफ करते हो तो करंट को उस अप्लायंस तक पहुंचने से रोक दे रहे हो, है ना, रोक दे रहे हो, कट कर दे रहे हो, कट ऑफ कर दे रहे हो उस अप्लायंस को करंट से, है ना। तो यही काम जैसे यहाँ पानी में नल के साथ है, वही काम यहाँ स्विच का लाइव वायर के साथ है। तो लाइव वायर से ही करंट आ रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि ये अप्लायंस हमेशा जले, हम चाह रहे हैं ये बंद हो। तो स्विच ऑन ऑफ करता है, तो क्या ऑन ऑफ करता है, वो क्या करता है, उस अप्लायंस का जो लाइव वायर में करंट आ रहा है उससे कनेक्शन खत्म करता है ना। तो इसमें लगा के रखना है, लाइव वायर में लगा के रखना है स्विच को, इसी में लगाया जाता है। क्लियर है, कि उस लाइव वायर में लगाते हैं, तो स्विच को लाइव वायर से लगाया जाता है। ये रेड कलर का इंसुलेशन होता है, इसके ऊपर कवरिंग होता है। ठीक है, क्लियर है अब बात। आगे बढ़े, आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर, अब आप आए हैं बहुत देर के बाद। ये सब पुली वुली वगैरह चैप्टर में, लीवर फलक्रम नहीं, ये सब आएगा अब। इंक्लाइंड प्लेन, मैकेनिक्स, मशीन्स में अब आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आप बने रहिए चैनल पे, क्वेश्चन अभी मिलेगा धीरे धीरे, है ना। अब मशीन्स का एक क्वेश्चन मिलेगा, और आपके फिजिक्स के पेपर के पहले 5-6 दिन गैप भी है, तो उस टाइम में थोड़ा दबा के देखिएगा चैनल को, बहुत क्वेश्चन तब तक अपलोड कर देंगे, और बढ़िया बढ़िया मशीन से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन आपको मिलेगा, पुली वगैरह से भी मिलेगा। ठीक है, सब मिलेगा, तो पल्लव फिजिक्स पे सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और बहुत आसान भाषा में समझ सके आम लोग, ऐसे ऐसे पढ़ाने की कोशिश रहती है मेरी। जिसको फिजिक्स नहीं भी आता है वो भी समझ ले, है ना। तो गिव द एक्सप्रेशन फॉर द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। तो पहले हम बात कर लें कि ये मैकेनिकल एडवांटेज है क्या, जिसको आप लोग शॉर्ट में एम ए बोलते रहते होगे, पता है हमको, है ना। ये क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या समझ में आता है मैकेनिकल एडवांटेज से, क्या सिर्फ आप लोग रट लिए हो बस फॉर्मूला, रटना कुछ भी नहीं है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या मतलब होता है कि थोड़ा एडवांटेजियस सिचुएशन हो मेरे लिए, है ना, हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद वाला सिनेरियो हो, हमको कम मैकेनिक्स करना पड़े, ये तो है मैकेनिकल एडवांटेज। हम मशीन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा काम आसान हो, है ना। हमको 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 मैकेनिक्स कम करना पड़े, है ना, हम थोड़ा कंफर्ट जोन में रहे, मशीन तो इसीलिए बनाते हैं।
तो वही एक टर्म ये डिफाइन करते हैं इस तरह से, मैकेनिकल एडवांटेज, है ना, थोड़ा एडवांटेजियस सिचुएशन हो हमारे लिए, है ना, हम कंफर्ट में रहें, ऐसा मशीन हमको मिले। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज का यही मतलब है, हमको कम एफर्ट लगाना पड़े, है ना। तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के टर्म्स में, इस इंक्लाइंड प्लेन भी क्या है, एक मशीन ही है ना, का हमारे काम को आसान बनाता है। थ्री इडियट, आमिर खान, मशीन क्या है, हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाए, नहीं। तो इंक्लाइंड प्लेन भी क्या करता है, हमारे काम को आसान बनाता है। कहाँ कहाँ आप इंक्लाइंड प्लेन देखे हो रियल लाइफ में, डेली लाइफ में? एक तो आप डेली देखते होगे, अगर अगर आपके पास बाइक होगी, मेरे पास तो है, और लेकिन दिक्कत ये है कि जो सड़क है ना, उससे घर थोड़ा ऊंचाई पे होता है हमारे, है कि नहीं। तो बाइक को जब ऊपर करते हैं तो हमें वहाँ पे प्लेन जैसा बना के रखे हैं, इंक्लाइंड प्लेन जैसा, है ना। अब क्लिक कर गया, वही है इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो उससे समझ में आएगा। तो अब थोड़ा बात कर लें इंक्लाइंड प्लेन क्या है। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है कि ये मान लीजिए ये एक प्लेन है कुछ, है ना, ये एक प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लेन का मतलब समझ में आता है, प्लेन का मतलब 2D, है ना, 2 डायमेंशनल, है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 2 डायमेंशन हो, 2D। जैसे आपका बोर्ड एक प्लेन है ना, आपका कॉपी एक प्लेन है, आपका किताब क्या है, एक प्लेन है ना। किताब कॉपी क्या है, ये प्लेन है, इसमें 2D है, ये लेंथ भी है, ब्रेथ भी है ना। तो कॉपी के एक पेज की बात करें तो कॉपी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें थिकनेस भी होता है थोड़ा, है ना। तुरंत आप लोग पूछ जाइएगा और कमेंट कीजिएगा सर उसमें थिकनेस भी होता है। हाँ भाई, हम कॉपी के बस एक पेज की बात कर रहे हैं जिसका नेग्लिजिबल थिकनेस है ना, बस लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो वैसे की बात कर रहे हैं, वैसे को क्या बोलते हैं, प्लेन, है ना, प्लेन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी मान लीजिए प्लेन बिल्कुल सोया हुआ है ना, जगह नहीं है, नींद से सोया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसको क्या करें, थोड़ा इसको उठा दें, जगा दें, है ना, इसको थोड़ा टिल्ट कर दें, इसको थोड़ा ऐसा कर दें, ऐसा, ये इसको थोड़ा ऐसा कर दें, जगा दें थोड़ा, है ना, इसको थोड़ा यहाँ से इसको थोड़ा जगा दें। और कैसे जगाए, इसको थोड़ा कुछ एंगल से इसको उठा दिए ऐसे, है ना, कुछ थीटा एंगल से इसको उठा दिए, इस इंक्लाइंड, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे थोड़ा सा उठा दिए। तो अब ये जो प्लेन हुआ ये हो गया इनक्लाइंड, है ना, कुछ एंगल से ये टिल्ट हो गया, है ना। ऐसे समझ लें कि लकड़ी का फट्टा, है ना, लकड़ी का फट्टा जमीन पे पड़ा हुआ है और उसको आप ऐसे उठा दिए, है ना। वो भी देखते होगे आप ये वाला सिनेरियो कि शोरूम में वो जो ट्रक लगती है शोरूम के बाहर, बड़ी बड़ी सी, उसके ऊपर गाड़ी सब, बाइक सब लगा होता है, वो ऊपर से नीचे उतार रहा होता है एक लकड़ी का फट्टा लगा के, है ना, जमीन पे रख के, और दूसरा एंड ट्रक के ऊपर रख के वहां से बाइक लेके उतर रहा होता है लोग। इंक्लाइंड प्लेन, वही इंक्लाइंड प्लेन है। और घर पे भी बना होता है आपके स्लोप, वो इंक्लाइंड प्लेन, जैसे आप बाइक लेके ऊपर चढ़ते हो नीचे उतरते हो, है ना, वही वही है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को सर्टेन एंगल से उठा देते हैं जब, तो ये इंक्लाइंड प्लेन बन जाता है, ये ढलान बन जाता है, ये स्लोप बन जाता है, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो ये डिफाइन करने बोला है इसको, इस इंक्लाइंड प्लेन के लेंथ के टर्म्स में, है ना। ये जो प्लेन है ये इसके लेंथ के टर्म्स में, ये जो एल है ये लेंथ के टर्म्स में, और इसका हाइट कितना है, जो ये ग्राउंड है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये ग्राउंड है, इसके रिस्पेक्ट में हाइट की बात करेंगे तो ये इसका हाइट है, इसको इतना उठा दिए हैं, ये है इसका हाइट। तो लेंथ के टर्म्स में बात करने बोला है, तो लेंथ पे आ जाएंगे, लेकिन हम पहले ये हमको जानना है कि मैकेनिकल एडवांटेज मेरे लिए इंक्लाइंड प्लेन एडवांटेजियस कब रहेगा। इस प्लेन का हाइट बहुत ज़्यादा कर दें या बहुत कम रखें तब मेरे लिए एडवांटेजियस होगा। तो जैसे ये इंक्लाइंड, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सीधा है, अगर हम इस प्लेन को सीधा ऐसे उठा दें, सीधा, अभी हम इस पर कुछ चढ़ा पाएंगे क्या, नहीं चढ़ा पाएंगे, है ना, ये बहुत मुश्किल होगा। अगर इसको हम थोड़ा सीधा करें, थोड़ा झुका लें ऐसे, अभी, अब इससे थोड़ा बेहतर होगा, नहीं, इसको थोड़ा सा और झुका लें, अब थोड़ा और बेहतर होगा, नहीं, पूरा सीधा कर लें तो सबसे बेहतर है, नहीं। लेकिन हमेशा सीधा पे काम नहीं करना है हमको, ये तो एक ऊंचाई पे कभी कुछ चढ़ाना है तो हमको इंक्लिनेशन तो बनाना ही पड़ेगा। तो उस वहां तक पे बात कर रहे हैं, तो वहां तक में बात ये समझ में आती है कि ये जो सीधा सीधा इंक्लाइंड प्लेन था मेरा, ये इंक्लिनेशन जितना कम होगा, मतलब ये जितना सोया हुआ रहेगा, मतलब इसका हाइट, है ना, इसका हाइट जितना कम होगा, ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है मेरे लिए, है ना, उतना अच्छा है, उतना आसानी से चढ़ा पाएंगे। ये जितना कम स्टीप होगा, ये जितना कम सीधा खड़ा होगा,
जितना हाइट इसका कम होगा, है ना, ये हाइट बढ़ता जा रहा है, ये हाइट बढ़ता जा रहा है, ये हाइट बढ़ता जा रहा है, तो जितना इसका हाइट कम होगा उतना मेरे लिए अच्छा है, उतना इजीली हम इस पे बाइक चढ़ा पाएंगे। नहीं तो जितना स्टीपर होता जाएगा उतना दिक्कत हो सकता है, हम गिर जाए, स्लिप कर जाए। नहीं, हम तो कई बार गिर भी जाते हैं अपने घर पे, है ना, गिरने पे आ जाते हैं, इतना स्टीप है मेरा। तो इसीलिए वो जितना कम स्टीप हो, जितना वो सोया हुआ हो, ये हाइट जितना कम हो उतना अच्छा है कि नहीं। तो मैकेनिकल एडवांटेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारे लिए अच्छा है। हाइट कम, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा, हाइट कम, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा, और हाइट ज्यादा तो बहुत दिक्कत, मैकेनिकल एडवांटेज कम, है ना, काफी कष्ट होगा, काफी प्रॉब्लम होगा बाइक ऊपर करने में। तो इसलिए इनवर्सली रिलेशन में इसको दिखा रहे हैं, हाइट कम, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा, है ना, ये हाइट कम, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा, और हाइट ज्यादा तो मैकेनिकल एडवांटेज कम। फिर मेरे लिए एडवांटेजियस नहीं रहा वो, फिर बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, आराम आराम से ऊपर चढ़ना पड़ेगा अगर बहुत स्टीप है तो, है ना, बहुत ढलान है तो, बहुत चढ़ाव है तो, है ना। तो हाइट जितना कम रहेगा उतना अच्छा है इंक्लाइंड प्लेन का। ठीक है, ये एक फैक्टर पता चला। अब लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पे बात कर ले, है ना, इंक्लाइंड प्लेन के लेंथ के बारे में बात कर ले। ये वाला जो लेंथ है, ये वाला, है ना, ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है ना, मैकेनिकल एडवांटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है ना, इन्हें कि बस छोटा सा स्लोप हो, है ना, इतना सा स्लोप हो, है ना, दिक्कत होगा इसमें टायर ठीक से रखाएगा भी नहीं, और यहाँ पे एज पे लग जाएगा, यहाँ पे एज पे आ जाएगा टायर, फिर टकराएगा इससे कस के, फिर चोट लगेगा चलाने वाले को, है ना, बैठने वाले को। तो थोड़ा ये बेहतर होगा कि ये जो स्लोप का ये जो लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन का, थोड़ा लंबा हो ऐसे, है ना, एकदम बढ़िया से एकदम टायर रखाए भी थोड़ा यार, और फिर ये चढ़े एकदम आराम से, है ना। बहुत छोटा होगा ये तो चढ़ेगा भी नहीं ठीक से, ऐसे रखेंगे और यहाँ पे टकराएगा और टच होगा यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा मैकेनिकल एडवांटेजियस नहीं रहेगा हमारे लिए। तो क्या बेहतर है कि ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या बेहतर है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे, है ना, लेंथ जितना ज्यादा होगा इस स्लोप का, ये वाला लेंथ जितना ज्यादा होगा, है ना, उतना बेहतर है हमारे लिए, है ना, उतना हम आसानी से चढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये जितना छोटा होगा उतना दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आया दोनों को कंबाइन करने के बाद कि मैकेनिकल एडवांटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, और इसको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा मैकेनिकल एडवांटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, है ना, हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये यहां से समझ में आ रहा है। तो आई होप मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों ऐसा फॉर्मूला है जो आप लोग रट के रखते हो, L/H ऐसे करते रहते हो इंक्लाइंड प्लेन में, है ना, रट के रखे होते हो L/H, है ना। तो L/H ठीक है, लेकिन ये समझना है L/H कैसे है ना। तो एक भी अगर याद रखो, हाइट वाला भी समझ में लॉजिक आया तो ऊपर L तो आएगा ही। ठीक है, तो हाइट कम होगा तो मैकेनिकल एडवांटेजेस ज़्यादा होगा, है ना, हाइट ज़्यादा कर देंगे स्टीपर तो दिक्कत है फिर, है ना, ऊपर चढ़ेगा भी नहीं, आधे में गिरने लगेंगे नीचे नहीं, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऐसे नहीं होगा फिर। तो L/H ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ए नट इज ओपनड बाय ए रेंच ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये नट खोलने बैठ गया भाई। तो ये समझ लें कि ये कुछ ऐसे नट है ना, ये कुछ ऐसे नट है, ठीक है, और इसको रेंच से खोला जा रहा है ना, वो रेंच होता है ना ऐसा, ये ऐसा वाला रेंच, ऐसा वाला एक रेंच होता है, ऐसा वाला रेंच होता है, ये थोड़ा इधर बड़ा होता है ना, इधर इधर पकड़ के इधर छोटा वाला होता है, थोड़ा और सही से बनाए इसको तो ठीक है, ठीक है, ये इधर बड़ा होता है और एक इंडिया इधर छोटा होता है, नहीं ये रेंच ऐसा होता है, और इसको यहाँ पे नट में ऐसे फंसाते हैं और गोल गोल घुमाते हैं इसको खोलने के लिए, है ना। तो वही वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे ये नट है ना, ये रेंच है, ठीक है, ये नट है, ये वाला नट है, और इस रेंच से इसमें ये मुंह इसका फंस गया बिल्कुल, और इसको खोला जा रहा है ना, ये क्या है, ये है रेंच। ठीक है, रेंच का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर,
और हम फोर्स कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इस एंड पे फोर्स लगाएंगे, है ना, इस एंड पे फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का। यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और इसको घुमाएंगे, तभी तो ये रेंच, ये नट खुलेगा, है ना। तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगा, नहीं, इसको ऐसे घुमाना है, तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे होने वाला लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे मेरा अप्लीकेशन होगा, पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन, है ना, और इसको घुमाएंगे आइधर इधर या इधर इधर, जो भी करना है। लूज करना है ना, लूज करना है तो इधर ही घुमाएंगे, है ना, इस तरह से, ठीक है। इधर घुमाना होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो लूज होगा, ठीक है। नहीं, क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज है ना, ऐसा वाला, ये घड़ी, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज तो घड़ी की उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता। उधर घुमाएंगे तो टाइट होने लगेगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लूज होगा, है ना, लूजन द नट है, लूज करना है। तो ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये मेरा फोर्स है, और जो जहाँ पे ये नट घूम रहा है वहां से 20 सेंटीमीटर दूर है ना। तो ये आर का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, है ना, ये आर का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और नट घूम रहा है और फोर्स लग रहा है यहाँ पे 2 न्यूटन का। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना बनेगा, वो टॉर्क पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, आर क्रॉस एफ, है ना, आर क्रॉस एफ, है ना, आर एफ साइन थीटा, है ना। तो अभी तो उतना नहीं जाते हैं 9th-10th क्लास में, ये आर क्रॉस एफ बहुत डिटेल में, सिंपल दिया रहता है आर क्रॉस एफ, और सीधा सीधा आप लोगों को प्रोडक्ट लेने के लिए सिखाया जाता है। रोटेशन में 11th क्लास में इसको पढ़ते हैं काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बड़ा मुश्किल होता है रोटेशन 11th में समझाना, पढ़ाना, है ना। जिसको पढ़ाने आता है उसको बोला जाता है कि बड़ा अच्छा टीचर है ना। हम भी बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं जी, नहीं, रोटेशन 11th में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आर क्रॉस एफ, और आपको फिलहाल बस अभी इतने से काम चलाना है अभी, कि आर में, आर आपका 20 दिया हुआ है, इसको मीटर बदल लें, 20/100, और एफ जो है वो 2 न्यूटन है, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 2 जा 4, 4/10, ये हो गया 0.4, क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ, न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर हो जाएगा, 0.4 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला चक्कर आता है इसमें, आर एफ साइन थीटा, है ना, ये ऐसे होता है, आर एफ साइन थीटा, आर और एफ के बीच कितना एंगल है ना। तो बेसिकली आर ये हो गया, है ना, ये हो गया आर, और आपका लाइन ऑफ एक्शन, ये जो घुमाते हैं इसको, ये आपका होता है लाइन ऑफ एक्शन, है ना, ये आता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये वाला, ठीक है। तो ये आर क्रॉस एफ ये 90 डिग्री बनता है, और आर एफ साइन 90, है ना, आर एफ साइन 90 ये हो जाएगा 1, है ना, ये ऐसे थीटा मेरा आर एफ साइन 90, ये थोड़ा और गहरी बात है, साइन 90 1 हो गया, तो आर एफ का बस सीधा सीधा आप प्रोडक्ट लेते हो अभी 10th क्लास में, ठीक है। तो ये इस तरह से बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर। नेम द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिलेटेड टू इट्स वेव लेंथ, है ना, वेव लेंथ से रिलेटेड कौन सा लाइट का प्रॉपर्टी है। तो वेव लेंथ दिमाग में आता है तो क्या दिमाग में आता है, कलर, है ना, क्या दिमाग में आता है, कलर। लाइट का, सॉरी लाइट बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, लाइट का अगर व्हाइट लाइट ले लें उदाहरण के लिए, समझने के लिए, अगर व्हाइट लाइट की बात करें तो व्हाइट लाइट में कहते हैं बेसिकली 7 कलर्स है, विबग्योर जिसको आप कहते हो पॉपुलरली, विबग्योर। तो ये सब क्या है, सब कलर का वेवलेंथ अलग अलग है ना, सबका वेवलेंथ अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है। तो किसी मीडियम में व्हाइट लाइट जब एंटर करेगा तो सबका स्पीड भी क्या होगा, अलग अलग होता है ना, v = f लैम्डा। तो लैम्डा सबका अलग अलग है, तो v भी अलग अलग होगा, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो लैम्डा है पूछा है रिलेटेड टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ, तो ये सब है क्या, ये सब कलर ही तो है, वायलेट क्या है, कलर है ना, रेड क्या है, कलर है, ये सब क्या है, कलर ही तो है। तो वेवलेंथ से क्या रिलेट हो रहा है, कलर, लाइट का कलर, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है लाइट का, आपको कलर ही लिखना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डू नॉट फ्रीज एट वंस इन कोल्ड कंट्रीज, गिव अ रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठंडे प्रदेश में, कोल्ड कंट्रीज में, झील में और तालाब में जो पानी है वो फ्रीज नहीं होता, तुरंत से फ्रीज नहीं होता, फ्रीज हो जाता है इवेंचुअली,
लेकिन तुरंत से फ्रीज नहीं होता, ऐसा क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि वाटर जो है, पहले तो बात कर लें, फ्रीजिंग की बात कर रहा है ना, फ्रीजिंग की बात कर रहा है, फ्रीजिंग की बात कर रहा है मतलब कि वाटर जो है, पहले मान लीजिए टेम्परेचर घटते घटते सराउंडिंग का ये आ गया 0 डिग्री C वाटर पे। अब ये फ्रीज होगा, तो फ्रीज होगा तो क्या होगा, ये पहुंचेगा 0 डिग्री C आइस्ड, है ना, आइस पे, यहीं पे पहुंचेगा 0 डिग्री वाटर से, 0 डिग्री आइस्ड वाटर से ये कहाँ पहुंचेगा, 0 डिग्री आइस पे, है ना। तभी तो यही तो है फ्रीजिंग, यही तो है फ्रीजिंग। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है स्टेट चेंज, है ना, या फेज चेंज, जो भी आप कह लो। यहाँ पे हो रहा है स्टेट चेंज या फेज चेंज, जो भी आप कह लो, आपकी मर्जी। तो जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर नहीं बदलता। तो ये होने के लिए या आइस से आइस्ड वाटर में जाने के लिए एक हीट एनर्जी लगता है ना, एक हीट एनर्जी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे आइस्ड वाटर से आइस बन रहे हैं, तो वाटर से हीट एनर्जी निकालना होगा, है ना। ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है, आप उसके अंदर जो वाटर रख दिए पानी का, वो फ्रीज आइस कैसे बन जाता है, रेफ्रिजरेटर उससे हीट एनर्जी निकाल के बाहर फेंकता है। आप रेफ्रिजरेटर के आसपास खड़े रहो, आपको गर्म लगेगा थोड़ा, है ना। तो वो हीट एनर्जी अंदर के सामान से, कुछ लोग सोचते हैं रेफ्रिजरेटर ठंडा हवा फेंकता है, ठंडा हवा नहीं फेंकता है, वो उस प्रोडक्ट से वो हीट एनर्जी लेता है और बाहर फेंकता है, ठीक है। वो उस प्रोडक्ट से हीट एनर्जी लेता है और बाहर फेंकता है ना। वो उस प्रोडक्ट से हीट एनर्जी लेता है और क्या करता है, बाहर फेंकता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, बाहर फेंकता है। तो क्या हुआ कि वो बाहर फेंक रहा है, तो यहां से भी 0 डिग्री आइस्ड वाटर से ये 0 डिग्री C बन रहा है, आइस बन रहा है, तो यहां भी क्या करेगा, यहां भी हीट एनर्जी लिबरेट करना होगा। यहां भी हीट एनर्जी वाटर को लिबरेट करना होगा, हीट एनर्जी लिबरेट करना होगा, किसको, सराउंडिंग को, है ना। और ये कितना हीट एनर्जी लिबरेट करना होगा मालूम है? ये जो हीट एनर्जी लिबरेट करना होगा, इसको कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। और ये होता है 336 जूल पर ग्राम, 336 जूल पर ग्राम। मतलब वाटर लेक और पॉन्ड में जो है उसको फ्रीज होना है, तो 1 ग्राम पानी से 336 जूल एनर्जी क्या करना होगा, लिबरेट कराना होगा, या वाटर को खुद इतना एनर्जी लिबरेट करना होगा टू सराउंडिंग, है ना। तभी ये फ्रीज हो पाएगा। और इतना एनर्जी लिबरेट करना इंस्टेंट, तुरंत से, एट वंस नहीं पॉसिबल है ना। वाटर इतना तुरंत से रिलीज कर दे, ये इंस्टेंट पॉसिबल नहीं है, एट वंस नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो ये आंसर इसमें आपको लिखना है कि वाटर का स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत हाई है ना, दिस इज वेरी हाई। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, है ना, ऑफ वाटर इज वेरी हाई, है ना, वेरी हाई, हाइट नहीं, वेरी हाई, है ना। 336 जूल इज टू बी लिबरेटेड फ्रॉम each ग्राम, है ना, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू आइस, है ना, 0 डिग्री C पे जो है। तो ये आपको इसमें आंसर लिखना पड़ेगा, और ये इजिली पॉसिबल नहीं होता इतना हीट एनर्जी लिबरेट करना, ठीक है।